शुरू करते हैं बच्चों आज की कहानी। सवाल नंबर 49। आज हम ज्योमेट्री की सेकंड शीट शुरू करेंगे। उससे पहले जो है कुछ सवाल रह गए 5-6, उनको निपटाएंगे मेरे भाई। बताओ, आज की क्लास में जो मैं सवाल बताने वाला हूं ये सारे मेंस के ही क्वेश्चन हैं। आपके सामने डायग्राम दिया गया, इस डायग्राम में बोला ये जो लाइन पी आर है यूवी के पैरेलल है, ये जो लाइन पी क्यू है ये आर एस के पैरेलल है, ये एंगल 30 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है। तो आपसे पूछा क्या है, एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर यानी कि ये वाला एंगल, एंगल टी यूवी यानी कि ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम पूछे। मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्या सवाल को? देखिए बच्चों, हम थोड़ा सा ना सवाल को बड़ा कर दे रहे हैं, ये सवाल बड़ा हो गया। ठीक है जी। अगर मैं इस सवाल में ध्यान से देखूं तो पी आर जो है, ये जो लाइन है पी आर, ये लाइन इस यूवी के पैरेलल है। उसके बाद ये दोनों लाइन पैरेलल है मेरे भाई। ये जो लाइन है पी क्यू, ये आर एस के पैरेलल है। सवाल में जो ये 30 डिग्री का 45 डिग्री का एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर यानी कि ये वाला एंगल मैं मान लेता हूं कि माना ये वाला जो एंगल है ये एल्फा है, एंगल क्यू पी आर, ये वाला एंगल एल्फा है। और एंगल टी यूवी, एंगल टी यूवी, इस एंगल को मैं थीटा नाम देता हूं, ये थीटा है। तो एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल टी यूवी यानी कि इस सवाल में एल्फा प्लस थीटा आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन है। मैं पहले बता दे रहा हूं कि ये प्री का सवाल नहीं है, ये क्वेश्चन आएगा तो मेंस के एग्जाम में ही आएगा। बताइए जी कैसे करेंगे मेरे दोस्तों। ये लाइन पैरेलल है और ये दोनों लाइन पैरेलल है प्यारे बच्चे। एक बात समझिए ध्यान से, सब बच्चे ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों। ये एंगल 30 डिग्री का है, ये एंगल 30 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है। छोटा करके लिख दे रहा हूं मेरे भाई। ये वाला जो एंगल है यहां पर 30 डिग्री का है, ये वाला जो एंगल है यहां पर ये 45 डिग्री का है। ठीक है जी। अब बताओ दोस्तों, मैंने बताया कि पैरेलल लाइन के सवाल तभी सॉल्व होंगे जब दो पैरेलल लाइन की ट्रांसवर्सल लाइन हो। अब मैं दोस्तों इसको आगे बढ़ा देता हूं, इस लाइन को आगे बढ़ा दीजिए, यहां पर इस तरीके से आगे बढ़ा दिया। तो प्रॉब्लम आप बोलोगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसको भी मेरे दोस्तों यहां पीछे बढ़ा लीजिए। अब ये सवाल सॉल्व हो पाएगा। ध्यान से देखो, एक एक स्टेप को बड़ी बारीकी से समझना। ये दोनों लाइन, ये आर एस और ये लाइन पी क्यू पैरेलल है। अगर ये एंगल एल्फा है बेसिकली, तो ये वाला एंगल भी बच्चों एल्फा ही होगा भाई। अगर दो लाइन पैरेलल हैं, ये उनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये कोण एल्फा तो ये एंगल भी एल्फा, जिससे बोलते हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल हिंदी में क्या कहते हैं? संगत कोण। तो अगर ये कोण एल्फा है तो ये एल्फा होगा कि ये लाइन आर एस और ये लाइन पी क्यू पैरेलल है। बच्चों समझने वाली बात यह है कि अगर मैं इस ट्राइंगल को ध्यान से देखूं, इस ट्राइंगल को, तो इस ट्राइंगल में ये एल्फा है, ये 30 डिग्री, ये ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ये इस त्रिभुज का बाह्य कोण है प्यारे बच्चों, एक्सटीरियर एंगल। ये एल्फा है, ये 30 डिग्री है, तो ये ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है एल्फा प्लस 30 डिग्री बाह्य कोण। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे यस सर समझ में आ गई अच्छी तरीके से। ऐसे ही प्यारे स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, सब बच्चे ध्यान समझिएगा, ये एंगल थीटा है, ये 45 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा मेरे भाई? ये वाला एंगल कितना आएगा? जल्दी से समझना, ये वाला एंगल। अगर मैं इस ट्राइंगल को ध्यान से देखूं छोटे से को, तो ये ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है थीटा, बाह्य कोण। ये बाह्य कोण है थीटा, 45 डिग्री है, तो ये जो एंगल बचेगा ये कितना बचेगा? एक्सटीरियर एंगल में से 45 डिग्री घटाओ, ये एंगल आएगा थीटा माइनस का 45 डिग्री। भाई इतना तो आप समझ पा रहे हो कम से कम। अरे यार, किसी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। ट्राइंगल है, ये 45 डिग्री है, ये त्रिभुज का बाह्य कोण है थीटा, तो ये कोण क्या बचेगा? एक्सटीरियर एंगल थीटा में से 45 माइनस कर दो, थीटा माइनस 45 डिग्री। भाई कितनी बार मैं आपको ये बेसिक बातें बताता रहूं यार, हद होती है। ये थीटा माइनस 45 डिग्री आएगा। अब ध्यान सुनेगा मेरे भाई, एक्चुअली सवाल में ये बोला था कि लाइन पी आर और ये यूवी पैरेलल है, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन है। आप बोलोगे हाँ सर पैरेलल लाइन है, और ये इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है त्रियक रेखा, ये जो है इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है त्रियक रेखा। बात को समझिए, आप बोलोगे हाँ सर।
अब अगर ये एंगल थीटा -45 है तो ये वाला एंगल भी थीटा -45 डिग्री का ही होगा। क्यों? कि भाई अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं और ये इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये दोनों एंगल बराबर होगा मेरे भाई। ये एंगल अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। आप बोलोगे यस सर हमें अल्फा प्लस थीटा निकालना, मेरा सवाल सॉल्व हो गया। हमें एक जगह लाना था समेट के। इस वर्टेक्स को देखो, ये स्ट्रेट लाइन है सीधी रेखा, भाई ये स्ट्रेट लाइन है सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन है तो भैया टोटल एंगल क्या आएगा, जोड़ के 180 डिग्री आएगा। टोटल एंगल 180 डिग्री आना चाहिए जोड़ के, टोटल जोड़ो। ये अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा टोटल जोड़ लीजिए। माइनस का 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, माइनस का 45 प्लस का 30 यानी कि माइनस का 15 डिग्री, बराबर आ जाएगा 180 डिग्री मेरे भाई, 180 डिग्री आएगा टोटल। -15 चला जाएगा राइट साइड में, 180 प्लस 15 यानी कि 195। तो अल्फा प्लस थीटा 195 डिग्री, ये आंसर है बी ऑप्शन। बढ़िया सवाल था बच्चे। 165 गलत है, 195 है। गलत आंसर क्यों बता रहे हैं आप लोग? ऐसा क्वेश्चन 9th में होता था। हाँ जी बेटा 9th का ही है, 9th क्लास में ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। पर क्या करूं कि हमारे देश में बच्चे 9वीं पास तो हो जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं। बहुत इजी प्री का सवाल तो है नहीं, मेंस का क्वेश्चन है, ये बताएंगे मेरे भाई। ये सवाल है सवाल नंबर 50। चलो बच्चों, ये भी, ये किसी एग्जाम में नहीं आया पर फिर भी मैं हर साल ये सवाल कराता हूं इसी उम्मीद में कि कभी ना कभी ये सवाल जरूर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये दो लाइन ए बी और ये नीचे वाली लाइन सी डी, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। ये लाइन ए बी और सी डी दोनों पैरेलल लाइन है। ऐसे ऐसे बीच में केकड़ा बने हुए 3x 4x 5x 6x। आपसे पूछा x का मान क्या है, बताओ बच्चों। देखो भाई, हम कई बार कह चुके हैं कि कोई सवाल तभी सॉल्व होगा पैरेलल लाइन का जब उन दोनों पैरेलल लाइन की ट्रांसवर्सल लाइन खींची जाए। तो मेरे भाई यहां पैरेलल लाइन तो है पर इनकी कोई ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है। तो इस ट्रांसवर्सल लाइन को पूरा कर लो ना मेरे भाई, ऐसे ये ट्रांसवर्सल लाइन को पूरा कर लो खींच के। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर, तो आप देखो ना सीधा हो गया। ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये उनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, त्रियक रेखा मेरे भाई, त्रियक रेखा। अब आप बताओ इस वर्टेक्स को देखो, ये 5x है तो ये एंगल भी 5x होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण। भाई अगर दो लाइन ऐसे काट रही हैं तो आमने सामने के एंगल बराबर होंगे। ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, बोलो हाँ। अगर मैं इस छोटे से ट्राइंगल को ध्यान से देखूं, ये 5x है 6x है, तो ये ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल हो गया भाई ये कोण, ये क्या आ जाएगा 11x। नीचे वाले त्रिभुज का, नीचे वाले त्रिभुज में 5x है 6x से, एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा 11x 11x। 5x प्लस 6x 11x। ठीक है भाई। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई अगर आप इस त्रिभुज को देखो, ये 3x है ये 4x है, ये ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है भाई ये कौन। अगर ऊपर वाले ट्राइंगल को ध्यान से देखेंगे, ये 3x से 4x है, तीसरे वर्टेक्स पे आगे बढ़ाया गया एक्सटीरियर एंगल है। ये कितना आएगा 3x प्लस 4x 7x आ जाएगा, 7x। ये वाला एंगल 7x आ गया। क्या मेरा सवाल सॉल्व नहीं हो गया? भाई मेरे सब कुछ भूल जाइए, कि जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये सब कीड़ा मकोड़ा, ये सब भूल जाइए। केवल मेरे दोस्तों इस ट्रांसवर्सल लाइन पे ध्यान दो। अब सब कुछ दिखना बंद हो जाए, जितनी जरूरत हो उतना ही देखो। बस ये दिख रहा है आपको मेरे भाई, ये दोनों है पैरेलल लाइन, ये है उनकी ट्रांसवर्सल लाइन, और ये है सेम साइड के इंटीरियर एंगल। और सेम साइड के इंटीरियर एंगल इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा 7x प्लस 11x 18x। और इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए जोड़ के। तो 18x बराबर 180 डिग्री, तो x का मान आएगा 18 2 10 डिग्री। तो बहुत बढ़िया, 10 डिग्री सवाल का आंसर है मेरे दोस्त बी ऑप्शन। ठीक है, आया ना मजा करके? मेंस का सवाल था, आगे चलेंगे प्यारे भाई। सवाल है आपके सामने 51, बताओ जी 51 क्वेश्चन। लास्ट सवाल है इस टाइप का, फिर मैं अगला ही कंसेप्ट आपको बताऊंगा, नया कंसेप्ट। अगला सवाल बच्चों ध्यान से सुनना।
मान लीजिए कि ये दो पैरेलल लाइन है, मान लीजिए मेरे भाई, इसे बोलते हैं मेरे दोस्तों हम चौंच कंसेप्ट, मैंने इसका नाम रखा चौंच कंसेप्ट। मान लीजिए मेरे भाई ये दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन, सॉरी, ये दो पैरेलल लाइन है मान लीजिए बच्चों, ठीक है ना। अब इनके बीच में इस तरीके से हमने एक चौंच बना दी, इनके बीच में हमने इस तरीके से चौंच बना दी। कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे नहीं सर। मैं आपसे कहता हूं कि ये वाला एंगल अल्फा है, ये कोण थीटा है, तो आप जरा मुझे ये बताओ कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा मेरे भाई, ये वाला एंगल कितना होगा, बताओ जल्दी से। ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये अल्फा है, थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा? जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट बताओ बेटा, फटाफट। भाई अगर आप यहां पे अपनी मर्जी से पैरेलल लाइन खींच लोगे, तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा आएगा, अल्टरनेट एंगल। ये अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा आ जाएगा, अल्टरनेट एंगल। दो लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन है मेरे भाई, तो ये अल्फा और ये अल्फा बराबर होगा अल्टरनेट एंगल, यानी कि ये कोण क्या आ जाएगा बीच में? अल्फा प्लस थीटा। ये बीच में कोण कितना आ जाएगा मेरे भाई? तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, अल्फा प्लस थीटा। तो आप ये देखो कि अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में इस तरीके से चौंच बनती है, तो लेफ्ट साइड की और राइट साइड की चौंच बराबर होगी। आप ये देखो मेरे दोस्तों, ये लेफ्ट साइड की तरफ ये चौंच है अल्फा प्लस थीटा, लेफ्ट साइड की तरफ। राइट साइड की तरफ ये वाली चौंच है, राइट साइड की तरफ ये चौंच है मेरे भाई अल्फा प्लस थीटा। देखो बराबर है क्या? जो लेफ्ट साइड की चौंच है वही मेरे भाई यहां राइट साइड की चौंच है। बोलो हां, ठीक है मेरे दोस्त। चाहे ज्यादा चौंच आप बना दो, मान लीजिए कि ये पैरेलल लाइन है, मान लीजिए बच्चों की दो पैरेलल लाइन है, समांतर रेखाएं, ठीक है। अब इनके बीच में हमने इस तरीके से ये एक चौंच बना दी, ये चौंच बना दी और ये चौंच बना दी है, ठीक है भाई। तो कंसेप्ट ये कहता है कि आप लेफ्ट साइड की चौंच देखो, लेफ्ट साइड की देखो, ये चौंच बनी लेफ्ट साइड की तरफ, ये चौंच बननी मेरे भाई लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है जी। मान लो अगर ये एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल थीटा है। अब राइट साइड को देखो भाई, राइट साइड की तरफ चौंच देखो, राइट साइड की तरफ ये चौंच बननी है मेरे भाई, राइट साइड की तरफ ये चौंच बननी है ना, राइट साइड की तरफ चौंच। मैं आपसे कहूं ये वाला एंगल बीटा है, ये वाला एंगल गामा है, तो लेफ्ट और राइट का सम बराबर होगा, जो अल्फा प्लस थीटा होगा बराबर बीटा प्लस गामा होगा। आप इसको खुद से प्रूफ भी कर सकते हो, यहीं से प्रूफ भी कर सकते हो मेरे भाई, है ना। तो लेफ्ट साइड की और राइट साइड की चौंचों का योग बराबर होगा। समझ में? एंगल्स का सम बराबर होगा, जो लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में, जो राइट साइड की डायरेक्शन में। इस पे बहुत अच्छे अच्छे सवाल पेपर में आने चाहिए, पर सवाल एक आध ही आया है आज तक, पर मैं पढ़ाता हूं फिर भी। जैसे ये वाला सवाल देखिए, ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है रेलवे के पेपर का, रेलवे एनटीपीसी शायद ग्रुप डी का है, याद नहीं। करो भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू पूछी है। एल इज पैरेलल टू एम, ये दोनों लाइन एल और एम एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं। एक्स और वाई पूछा, एक्स माइनस वाई का डिफरेंस 20 है, एक्स और वाई का डिफरेंस एक्स माइनस वाई 20 डिग्री है। तो क्या सिखाया? जो लेफ्ट साइड के एंगल है मेरे भाई, जो लेफ्ट साइड के एंगल है उनका सम, और जो राइट साइड के एंगल है मेरे भाई, राइट साइड की चौंचे हैं उनका सम बराबर होगा मेरे दोस्तों, बराबर होगा, इक्वल होगा। तो लेफ्ट साइड में क्या है? एक्स प्लस 50 प्लस वाई, यही है, एक्स प्लस 50 डिग्री प्लस वाई बराबर राइट साइड में जो एंगल है, राइट साइड में 65 डिग्री 55 डिग्री 70 डिग्री, 65 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस 70 डिग्री। बोलो हां। तो आप मुझे बताओ क्या आ जाएगा यहां से, x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो 65 प्लस 55 120, 120 और 70 190 है, 50 घटाएंगे 190 में से 50 घटाएंगे 140 डिग्री, तो x प्लस वाई 140 डिग्री आ गया। सवाल में दिया है x माइनस वाई 20 डिग्री, ये सवाल में दिया है, यानी कि ऐसे एंगल होने चाहिए जिनको जोड़ के 140 आए। 80 60 140, 7 5 12, 5 3 8 9 7 16, ये आंसर है, ए ऑप्शन। क्योंकि इनको जोड़ोगे 80 60 140 आएगा, घटाओगे 20 डिग्री आएगा, ये आंसर है। सॉल्व भी कर सकते, जैसे मुझे x का मान निकालना है तो x का मान क्या आएगा, दोनों को ऐड कर दो, 2x बराबर
140 प्लस 20 160 डिग्री, तो x का मान आ जाएगा 80 डिग्री, x का मान 80 डिग्री आ गया एक ही ऑप्शन में। मुझे लगता है ऐसे सवाल कर लोगे। एक बार कमेंट्स में बता दो, है तो बहुत अच्छा कंसेप्ट पर पेपर में ज्यादा सवाल आए नहीं है। अगर कोई नया सवाल एग्जामिनर बनाएगा तो क्या आप कर लोगे? लखन जी ये मेंस के सवाल है बेटा, हाई लेवल ही है, ये प्री के है ही नहीं। प्री के लास्ट क्लास में हो चुके हैं। ये बैच प्री के लिए नहीं पढ़ रहे, केवल मेंस के लिए भी पढ़ रहे हैं। अगर आप प्री इजी इजी पढ़ के खुश करना होना चाहते हो तो आप गलत क्लास में आ गए हो बेटा। आपको ऐसे टीचर के पास जाना चाहिए जो केवल आसान आसान सवाल का छांट छांट के कराता हो, जो मेंस बिल्कुल भी ना पढ़ाता हो, जो ये देखता हो कि प्रीवियस ईयर में भाई ये सवाल आए हुए हैं, ये आसान सवाल हैं, इसकी एक सीट बना देता हूं और वो क्लास में करा देता हूं। आपको फिर ऐसे टीचर के पास जाना चाहिए। यहां मेरे भाई क्वालिटी क्लास में नहीं आना चाहिए दोस्तों। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही कराते, आगे चलेंगे। देखो अगला टाइप आएगा बच्चों यहां पे, नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप का अगला कंसेप्ट है जी, अगला कंसेप्ट ध्यान से सुनिएगा। ठीक है जी। देखो ये कंसेप्ट हर पैरालाइन के बीच लग जाएगा। मान लीजिए कि पैरालाइन है, एक लाइन मेरे दोस्तों ये है, एक लाइन ये है, और एक लाइन मेरे प्यारे बच्चों ये है। ये पैरेलल लाइन है मेरे भाई, ठीक है ना। और भी खींच सकते हैं आगे, और भी खींच लें, चलो बता ही देता हूं। मान लीजिए मेरे दोस्तों ये पैरेलल लाइन है, ये एक दूसरी पैरेलल लाइन है इस तरीके से, ठीक है जी। ये एक तीसरी पैरेलल लाइन है, और ये यहां पर जो है चौथी पैरेलल लाइन है, एक चौथी, ठीक है जी। तो ये जो सारी लाइन है ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? मैंने आपके सामने चार पैरेलल लाइन खींच ली, ये चारों पैरेलल लाइन एक दूसरे के समांतर हैं। अब इनकी बहुत सारी कई ट्रांसवर्सल लाइन खींची जा सकती हैं, इनकी कई ट्रांसवर्सल लाइन खींची जा सकती है। माना इनकी ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, मान लिया कि माना ये इन पैरेलल लाइन की एक ट्रांसवर्सल लाइन है मेरे दोस्तों, ट्रांसवर्सल लाइन जो इन पैरेलल लाइन को मेरे दोस्तों कहां काट रही है, यहां काट रही है पॉइंट पी पर, यहां ये काट रही है पॉइंट क्यू पर। पी क्यू नहीं लेते, एबीसीडी लेते है भी। इन पैरेलल लाइन की कई सारी तिर्यक रेखाएं खींची जा सकती है जो इन पैरेलल लाइन को यहां काट रही है मेरे भाई, ठीक है जी। यहां ये तो ये ट्रांसवर्सल इसको यहां काट रही है पॉइंट ए पर, ये यहां काट रही है पॉइंट बी पर, ये यहां काट रही है पॉइंट सी पर, और ये यहां काट रही है पॉइंट डी पर। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन मेरे दोस्तों इन पैरेलल लाइन को यहां अलग अलग पॉइंट्स पे, अलग अलग बिंदु पे काट रही है। उसके बाद ये मेरे दोस्तों दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन है इस तरीके से, दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन होगी मेरे भाई इस तरीके से, ठीक है जी। और ये ट्रांसवर्सल लाइन भी मेरे दोस्तों यहां इनको अलग अलग काट रहे। मान लीजिए कि ये पॉइंट पी पर काट रही है, ये यहां क्यू पर काट रही है, ये आर पर काट रही है, ये एस पर काट रही है। समझ में? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही समझ में। अब आप मेरी एक बात देखिएगा दोस्त, कि ये पैरेलल लाइन है और मैंने इनकी दो अलग अलग ट्रांसवर्सल लाइन खींची। कितनी भी आप ट्रांसवर्सल लाइन खींच लो, इन ट्रांसवर्सल लाइन को खींचने से जो लेंथ सेगमेंट बनेंगे, लेंथ सेगमेंट, मान लीजिए कि ये यहां से यहां तक की जो लंबाई है स्मॉल ए है, स्मॉल ए। मान लीजिए इस ट्रांसवर्सल लाइन से जो लेंथ सेगमेंट बनना है बीसी, इसकी लंबाई है स्मॉल बी है। इस ट्रांसवर्सल लाइन से जो लेंथ सेगमेंट बन रहा है मेरे दोस्तों ये स्मॉल सी है। ये दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन है जो यहां काट रही है पी क्यू आर एस पर। तो ये जो लाइन सेगमेंट बन रहे हैं मेरे भाई, मान लीजिए कि लाइन सेगमेंट इसकी लंबाई है एल, मान लीजिए कि इसकी लंबाई जो है यहां से यहां तक ये एम है, मान लीजिए कि इसकी जो इस लेंथ सेगमेंट की जो लंबाई है एन है, इस लेंथ सेगमेंट की जो लंबाई है वो स्मॉल एन है। क्या आप मेरी बात को समझे? तो कंसेप्ट ये कहता है कि भैया ये पैरेलल लाइन है और इनकी ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा खींची गई है। तो ट्रांसवर्सल लाइन के खींचने से जो लेंथ सेगमेंट बनेंगे
ए बी सी, जो रेशियो ए बी सी का होगा, जो अनुपात ए बी सी का होगा, सेम वही रेशियो एल एम एन का होगा। इन करस्पॉन्डिंग लेंथ सेगमेंट का रेशियो अनुपात बराबर होगा। यह कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई। जो रेशियो ए बी सी का होगा वही रेशियो एल एम एन का होगा। सुनते रहिए बच्चे, जो रेशियो एबीसी का होगा सेम वही रेशियो एलएमएन का होगा। कितनी भी आप पैरेलल लाइन की ट्रांसवर्सल लाइन खींच लो, जो लेंथ सेगमेंट बनते हैं, जिस रेशियो में ये एबीसी डिवाइड होगा सेम उसी रेशियो में एलएमएन डिवाइड होगा। वैल्यू अलग अलग होगी, एबीसी एलएमएन की वैल्यू अलग अलग होगी, बट रेशियो सेम होगा मेरे भाई। आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो। भाई आगे बढ़ा के इनको ट्राइंगल पूरा कर लो, ट्राइंगल पूरा करके थेल्स थ्योरम सिमिलरिटी लगा दो, प्रूफ हो जाएगा, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट है मेरे भाई। जो मैं बता रहा हूं केवल उतना समझिए कि भाई साहब अगर 4 पैरेलल लाइन खींची गई इस तरीके से, ट्रांसवर्सल लाइन खींची हैं, तो ट्रांसवर्सल लाइन के खींचने से जो लेंथ सेगमेंट बनेंगे, ये एबीसी कितनी भी आप खींच लीजिए, उनका रेशियो सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। जो रेशियो एबीसी का होगा, ठीक है नवीन सिंह, वही रेशियो एल एम एन का भी होगा। क्या आप लोगों को हमारी बात समझ में आ गई? यस सर नो जवाब दीजिए। ठीक है जी, समझ में आया? पैरेलल लाइन के बीच कितनी भी ट्रांसवर्सल लाइन खींच लो, तो जो लेंथ सेगमेंट बनेंगे, ए के करस्पॉन्डिंग एल है, बी की करस्पॉन्डिंग एम है, सी के करस्पॉन्डिंग एन है, जो अनुपात एबीसी की लेंथ का होगा वही रेशियो एल एम एन की लेंथ का होगा मेरे भाई। रेशियो सेम रहेगा। अब मैं इस पे सवाल दिखाता हूं मेरे भाई, बिल्कुल बेसिक सवाल, रेलवे ग्रुप डी 2022 का, एज इट इज रेलवे ग्रुप डी का। भाई रेलवे ग्रुप डी कोई बहुत टफ पेपर तो नहीं है, उसमें आया हुआ सवाल है। ठीक है जी, ये देखो बच्चों, when two transversal line, देखो सवाल पढ़ो, when two transversal line intersect three parallel lines and the ratio of intercept from formed by first transversal is 3:4, then find the ratio of intercept formed by second transversal। जो समझदार बच्चे वो सवाल को पढ़ते पढ़ते इस सवाल का आंसर बता दिया 3-4, जो बच्चे समझदार हैं। भाई 3 पर लाइन है, एक ये होगी मेरे भाई, 3 पर लाइन है, एक ये हो गया, दूसरी ये हो गया और तीसरी ये हो गया, ये तीनों पैर लाइन है। अब इन तीनों पैर लाइन को 2 ट्रांसवर्सल लाइन काटते, एक ट्रांसवर्सल लाइन ये है मेरे भाई और दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन ये है, 2 अलग अलग ट्रांसवर्सल लाइन काट रही हैं, 2 अलग अलग ट्रांसवर्सल लाइन। सवाल में बोला पहली ट्रांसवर्सल लाइन द्वारा जो अंतःखंड बन रहे हैं, पहली ट्रांसवर्सल लाइन से जो इंटरसेप्ट बन रहे हैं उनका रेशियो 3-4 है, तो सेकेंड ट्रांसवर्सल लाइन द्वारा जो इंटरसेप्ट बनेंगे उनका रेशियो भी सेम होगा 3-4, उनका रेशियो भी तो सेम ही होगा मेरे भाई 3-4, ये 3-4 का रेशियो, तो सेकंड द्वारा भी 3-4, 1 सेकंड में आंसर। ये तो हाई लेवल नहीं है ना भाई, लेकिन सवाल तभी कर पाओगे जब आपको ये कंसेप्ट पता होगा। यहां आपको डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, अगर आप कंसेप्ट क्लियर है तो आप दिमाग में ही समझ लोगे बिना डायग्राम बनाए कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। ठीक है जी, ये हो गया इस पर बेसिक सवाल कंसेप्ट पे। लेकिन हम कोई बेसिक तो पढ़ नहीं रहे, केवल बेसिक, हम तो हाई लेवल भी पढ़ेंगे मेरे भाई, चाहे हमारी खोपड़ी में दर्द हो जाए, हमें इरिटेशन हो, पर हम बेसिक और हाई लेवल दोनों इकट्ठे पढ़ेंगे। ये नहीं कि अभी आसान आसान कर लेते हैं, मुश्किल बाद में करेंगे, वो कभी बाद नहीं आता बेटा। अब इस पे मैं एक तगड़ा सवाल कराऊंगा, बताओ जरा सवाल नंबर 53 बताइए। बताओ बच्चों, आपके सामने डायग्राम दिया है, ये लाइन पैरेलल है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ये पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ये चारों पैरेलल लाइन है, और ये क्या है, इनकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ये पी आर टी वी, ये क्यू एस यू डब्ल्यू, ये क्या है, दोनों ट्रांसवर्सल लाइन है। सवाल में बोला है पी आर 20 सेंटीमीटर, पी आर की जो लंबाई है 20 सेंटीमीटर है,
आरटी की लंबाई 44 सेंटीमीटर है आरटी, और टीवी की लंबाई 32 सेंटीमीटर है, टीवी 32 है, ठीक है। क्यू डब्ल्यू 84, क्यू से डब्ल्यू तक की लंबाई 84 है, क्यू डब्ल्यू 84 सेंटीमीटर है, क्यू से डब्ल्यू तक की लंबाई 84 सेंटीमीटर है, ये क्यू से डब्ल्यू तक की। तो आपसे सवाल में पूछा क्यू एस का मान कहां गया, ये यहां, ये क्यू से एस तक की लेंथ आपसे पूछिए, बताओ। सर मेरा कंसेप्चुअल मैथ्स काफी अच्छा है, बट शॉर्ट ट्रिक्स में कंफ्यूज होता हूं, कैन यू प्लीज असिस्ट मी, नीड हेल्प सीरियसली। जरूरत ही नहीं बेटा, कंसेप्चुअल मैथ अच्छा, कंसेप्ट समझो, शॉर्ट ट्रिक नाम की कोई चीज नहीं होती, शॉर्ट ट्रिक है रटन तू ज्ञान। आप प्रैक्टिस करते रहो, कंसेप्ट मजबूत रखो, ये अपने आप हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। विशाल जयजिनिया जी, जिस दिन आप मेंस क्लियर करने लायक हो जाओगे उस दिन बताओ। आपसे क्यूएस की लंबाई पूछी है, मैंने अभी समझाया कि भैया पैरल लाइन के बीच कितनी भी ट्रांसवर्सल लाइन खींच लो, कितनी भी, उन ट्रांसवर्सल लाइन को खींचने से जो लेंथ सेगमेंट बनेंगे, बिल्कुल बेस्ट रहेगा मोहम्मद आबिद कमर, उनका रेशियो सेम रहेगा। ये 20 44 32 का रेशियो कितना है मेरे भाई, ये 4 से कट रहा है, 4 पंजे 20, 4 से 44 11 बार, 4 से 32 8 बार, 5 11 8। अगर ये रेशियो 5 11 8 का है तो यहां क्यूएस अभी एस यू और यू डब्ल्यू, इनका रेशियो भी सेम 5 11 8 ही होगा, इनका रेशियो भी बच्चों 5 11 8 ही होगा रेशियो। अगर यहां जब मैंने रेशियो लिया तो 4 पंजे 20, 4 से 44 11 बार, 4 से 32 8 बार, 5 11 8 का है, तो ये रेशियो भी यहां पर 5 11 8 रहेगा। तो टोटल लेंथ कितनी बनेगी रेशियो में, 5 11 16 और 8 24, टोटल लेंथ बनेगी 24 यूनिट। लेकिन सवाल में टोटल लेंथ है 84 सेंटीमीटर, कितने गुना, अभी 24 यूनिट के लिए 84 सेंटीमीटर, एक की वैल्यू आएगी 84/24, तो 12 सत्ते 84, 12 दूनी 24, 7/2, 7/2 यानी कि 3.5 गुना, 24 का 3.5 गुना है 84। क्यूएस की लंबाई पूछे 5 यूनिट, तो 5 की वैल्यू भी 3.5 गुना आ जाएगी, यानी कि 17.5, 5 दिया 15 और 2.5, 17.5 सेंटीमीटर क्यूएस की लंबाई है, और ये मेरा आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है आप कर लोगे, बी ऑप्शन कर लेंगे, इससे ऊपर नहीं आएगा। एसएससी से ज्यादा ये पैरल लाइन के सवाल को कि रेलवे में आते हैं, रेलवे में बेसिक ज्योमेट्री आती है, एसएससी में तो फिर भी हाई लेवल के सवाल आ जाते हैं, रेलवे में बेसिक ज्योमेट्री ही ज्यादा आती है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड। ये हो गया। अब करेंगे मेरे भाई इस सीट का आखिरी सवाल और आखिरी कंसेप्ट, इस शीट का आखिरी सवाल और आखिरी कंसेप्ट। मॉक टेस्ट के लिए राहुल कुमार टेस्ट रैंकिंग ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, इस शीट का आखिरी सवाल आखिरी कंसेप्ट मेरे भाई, ये बेटा 9th क्लास में 10th क्लास में अलग से पढ़ाया जाता है, बहुत सारे बच्चों को शायद आता होगा, जिनको नहीं आता है कोई परेशानी नहीं, मैं तो सिखा ही रहा हूं। देखो मानो या मत मानो, बचपन में पढ़ाई करने का फायदा होता है। जो बचपन में मैथ ज्यादा पढ़ेगा उसका मैथ अच्छा होगा, मैथ जिसका अच्छा है उसकी रीजनिंग ऑटोमेटिकली अच्छी है, उसकी आधी टेंशन खत्म। और जो बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, कॉन्वेंट स्कूल से, अंग्रेजी बढ़िया बोलता है, उसका भैया रीडिंग वाला कॉम्प्रिहेंशन वाला काम खत्म हो जाता है, इंग्लिश में भी कम मेहनत होती है, तो ऐसे बच्चों की नौकरी लगने की चांस ज्यादा हैं। लेकिन ऐसे बच्चे बहुत थोड़े से हैं, और वो 5-6 महीने में नौकरी निकाल भी लेते हैं। लेकिन हर बच्चा ऐसा नहीं है, भीड़ है ना, कचरा बालक ज्यादा है, कचरा जिसकी मैथ भी फिसड्डी, अंग्रेजी तो नरक में है उसकी, तो ऐसे बच्चों को साल भर से ज्यादा की मेहनत चाहिए। लेकिन समस्या आ जाती है, सब सोचते हैं कि ट्रिकों से, मैं तो ट्रिक से कर लूंगा, नहीं बेटा। आप एक बच्चे ने जिसने बचपन में बहुत पढ़ाई की है, वही सरकारी नौकरी में पूछा यार, आप उसकी मेहनत को कैसे काट लोगे, वो तो ऑलरेडी आपसे बहुत ऊपर है। ठीक है जी। मान लीजिए मेरे भाई ये पैरल लाइन है, मान लीजिए दोस्तों कि ये पैरल लाइन है, तीन तीन पैरल लाइन है, तीन पैरल लाइन है।
और मैंने इनकी ट्रांसवर्सल लाइन खींची। ये मेरे दोस्तों इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है पहली, और बच्चे दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो हमने आपके सामने पैरालाइन खींची है और ये इनकी दो अलग अलग ट्रांसवर्सल लाइन है। बात समझे? देखिए पहली ट्रांसवर्सल लाइन काट रही इसको यहां पे ए बी सी पे, ए बी सी, और दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन इसको काट रही यहां पे पॉइंट डी ई एफ पे। इन तीनों पैरालाइन को पॉइंट डी ई एफ पे काट रही है। ठीक है बच्चों, ये रेशियो ए बी से बी सी का एम रेशियो एन है। ए बी से बी सी का ये रेशियो एम रेशियो एन दिया गया है। कुछ भी हो सकता है रेशियो, लेकिन आप समझने वाली बात यह है मेरे भाई कि जो रेशियो ए बी से बी सी का होगा, जो रेशियो ए बी से बी सी का होगा, सेम वही रेशियो डीई से ईएफ का होगा। जो रेशियो ए बी से बी सी का, वही रेशियो डीई से ईएफ का भी होगा। ये दोनों रेशियो इक्वली होगा डीई से ईएफ का। और ये रेशियो क्या होगा बेटा? एम रेशियो एन। ये दोनों ही रेशियो इक्वल होगा मेरे दोस्तों। ये कंसेप्ट हम आपको बता चुके हैं, एम रेशियो एन नहीं होगा। लेकिन कंसेप्ट जो बताने वाला हूं वो इससे आगे का है। मान लीजिए कि इस सेगमेंट की जो लंबाई है प्यारे बच्चों वो स्मॉल ए है, और इस वाले लेंथ सेगमेंट की यानी कि ए से डी तक की लंबाई स्मॉल ए है, और इसकी जो लंबाई यहां से यहां तक सी एफ की ये स्मॉल बी है। ये स्मॉल बी है मेरे भाई, ठीक है ना। आपसे जो मैं पूछ रहा हूं वो इसकी लंबाई पूछ रहा हूं, इसकी लंबाई क्या होगी? आपसे मैं पूछूंगा इसकी लंबाई क्या होगी, और इसको मैंने एक्स नाम दे दिया कि भैया इसकी लेंथ क्या होगी? एक्स। ये बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी? किसी को याद है? किसी ने बचपन में पढ़ा है, याद आ रहा है तो मुझे बताओ जरा कमेंट में लिख के। बिल्कुल दुर्गेश राजभर, आप अगर मैथ्स में वीक हैं, अगर आप डेडिकेशन दिखाते हैं और इतनी मेहनत करते हैं कि आप इस बैच को पूरा पढ़ लो, तो आपका मैथ 100% मजबूत हो जाएगा। आप 25 के 25 सवाल ठीक कर सकते हो। मैं आपको स्टाम्प पेपर पर लिख के गारंटी देने को तैयार हूं, कोई भी बच्चा। लेकिन वो ये उम्मीद ना करे कि मैं तो तुर्रम खान हूं कोई, और जैसे तुर्रम खान बच्चे समझते हैं हवा में उड़ाते हैं, मैं वैसे कर लूंगा। ये उम्मीद मत पालो। आप मान के चलो कि मैं गणित में कमजोर हूं, कमजोर बच्चे की तरह पढ़ूंगा सर, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, टाइम लेके पढ़ाएंगे, समय लगेगा। तो 3-4 महीने में हम राजा नहीं बन जाएंगे। ठीक है जी। एम प्लस एन बटे दो, ए प्लस बी बटे दो। अरे नहीं भाई, ये नहीं है, ये रेशियो अलग अलग है। अगर एम और एन बराबर होता तो ए प्लस बी बटे दो होता। नहीं भाई, नहीं याद आपको किसी को भी। ये पैरेलल लाइन है, दो इसकी ट्रांसवर्सल लाइन खींची गई है। तो ये लेंथ सेगमेंट, ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है, ये एम रेशियो एन है, एक्स का मान पूछा है। तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है, सीधा कंसेप्ट होता है, हम आपको बता देते हैं मेरे भाई। देखिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां पे एम की गुणा करो बी में, इस एम की इस बी में गुणा करो, एम गुणा बी। एम की मल्टीप्लाई करो बी में, एम गुणा बी, एम इंटू बी प्लस प्लस ये एन है मेरे भाई, एन की गुणा करो ए में, इस एन की मल्टीप्लाई करो ए में, एन गुणा ए प्लस एन इंटू ए। तो क्या गुणा कर दे, डिवाइड कर दो। डिवाइड किससे करना है? इन दोनों रेशियो का सम, एम प्लस एन, दोनों रेशियो के सम एम प्लस एन से आप डिवाइड कर दीजिए। एम प्लस एन से बच्चों आप डिवाइड कर दो। ये फॉर्मूला है, याद कर लीजिए। ये फॉर्मूला है बच्चों, बेसिक फॉर्मूला, इसको याद कर लीजिए। बिल्कुल सही, सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं इसे। एम बी प्लस ए एन, और डिवाइड कर देंगे रेशियो के सम एम प्लस एन से। कंसेप्ट समझ में? अगर कंसेप्ट समझ में आ गया है तो सवाल आप हमें करके दिखाइए, ये वाला 84 एज इट इज। हम उन्हीं के बारे में बात करें जिनका डेली का काम नौटंकी करना है, जो अपनी 4 चीज बताने के बाद कि मैं ये करने वाला हूं, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, ये बताने के बजाय दूसरे पे जो है फोकस ज्यादा है। पता नहीं कैसे नींद आती होगी यार। एक तो डिप्रेशन की गोली खाए बिना या पौवा लगाए बिना रात को नींद नहीं आती है उसे। इतनी डिप्रेशन में रहता है वो आदमी, हद से ज्यादा भाई साहब, कैसे सोता होगा।
पागलों की तरह। रात को उठता होगा तो भी मैं ही दिखता हूंगा, हैं? करो। केवल वैल्यू रखनी है ना फॉर्मूले में। पापा को भी लेकर आऊंगा बंदराज मीनाज, बिल्कुल पापा को लेके आइए। बहुत सारे बच्चे आते हैं जो संभव हो पाता अपनी। देखो मेरी हमारी वीडियो केवल बच्चे नहीं देखते, बच्चों के पेरेंट्स घर वाले भी देखते हैं, उनको बड़ा फन लगता है। मेरी लैंग्वेज थोड़ी अलग टाइप की है ना, तो वो भी आते हैं मिलने। देखो आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है, मैं हिंदी में दिखा दूं सवाल, कोई परेशानी तो नहीं? इस डायग्राम में बोला गया है ए बी सी डी ई एफ, ये तीनों पैरल लाइन है। ए बी सी डी ई एफ ये तीनों समांतर रेखाएं। ए बी 29 सेंटीमीटर, ई एफ 57 सेंटीमीटर। तो ए बी की जो लंबाई है यहां से यहां तक ये 29 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ई एफ की जो लंबाई है यहां से यहां तक ये कितना है? ये 57 सेंटीमीटर है, 57 सेंटीमीटर, ठीक है। ए सी बराबर 3/4 सीई। सवाल में यह बोला गया है कि ए सी बराबर 3/4 सीई, यानी कि अगर मैं सीई को ले आऊं यहां पे लेफ्ट साइड में, तो एसी से सीई का रेशियो बताया गया बच्चों 3/4, 3/4। तो मेरे भाई ये एसी से सीई का अनुपात 3/4 है, एसी से सीई का। पूछा है सीडी की लेंथ क्या होगी, तो ये जो लेंथ है सीडी ये आपको बतानी है मेरे भाई। करो, हमने फॉर्मूला लिखवा दिया है, आप केवल इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो और आपका आंसर खटाक देसी आ जाएगा। सीडी का मान आपको बताना है। सबका आ गया 41। देखो ऐसे क्या करना है प्यारे बच्चों, ऐसे मल्टीप्लाई करो 3 की 57 में, 3 की 57 में गुणा करेंगे 171, 171 प्लस इनकी गुणा करो मेरे भाई 4 की 29 में, 4 की 29 में गुणा करो 29 चौका 116 बटे नीचे क्या करो रेशियो को ऐड कर लो 3+4, रेशियो को ऐड कर लो 3+4। तो 171 प्लस 116 आ जाएगा 287 और नीचे आ जाएगा 7। 287 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौका 28, 7 एकम 7, 41 सेंटीमीटर, और ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन बच्चों ये सवाल कोई ऐसा नहीं कि एक आध बार पेपर में आया हो या हर साल ना आता हो। ये बेसिकली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए बी एफ ई एक ट्रिपेजियम है, समलंब चतुर्भुज। इसको करने का एक बहुत आसान शॉर्टकट तरीका भी है, ठीक है जी, इसको करने का। हाँ जी, अब बताओ दोस्त,
देखो मेरे भाई, दिमाग लगाइए दोस्त, दिमाग लगाइए। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, आपने दुनिया में ऐसा तरीका देखा नहीं होगा भाई। ये जो ए बी है, ये क्या है, 29 सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर। और ये जो ई एफ है, ये है 57 सेंटीमीटर। ये रेशियो 3:4 है। आपको ये सीडी निकालनी है, सीडी, ये सीडी की लेंथ आपको निकालनी है। एक बात सुनेगा, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हो, लेंथ बढ़ती जा रही है। बेस्ट तरीका बता रहा हूं, बिना फॉर्मूला के, लॉजिक से। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हो, लेंथ बढ़ती जा रही है, लेकिन लेंथ एक रिदम में बढ़ रही है। लेंथ 29 सेंटीमीटर से बढ़ के 57 सेंटीमीटर हो गई। लेंथ पहले ऊपर 29 थी, नीचे बढ़ते बढ़ते 57 हो गई। तो लेंथ बढ़ी कितनी है मेरे भाई? 28 सेंटीमीटर लेंथ बढ़ी है, 28 सेंटीमीटर। ये लेंथ 28 सेंटीमीटर बढ़ी जब आप कितने कदम चले? ये 3:4 है, 3 और 4 टोटल 7 कदम। जब आप ऊपर से नीचे तक 3 और 4 7 कदम चले, तो 7 कदम में आपकी लंबाई 28 सेंटीमीटर बढ़ी है। तो एक कदम चलने पर आपकी लंबाई कितनी बढ़नी चाहिए? 7 चौक 28, 4 सेंटीमीटर। हर एक कदम पे आपकी लंबाई 4 सेंटीमीटर बढ़नी चाहिए। भाई ये 3:4:3:4 7 कदम है। आपकी लंबाई 29 से 57 हो गई, 28 सेंटीमीटर बढ़ी 7 कदम पे। तो एक कदम पे कितनी बढ़ेगी? 4 सेंटीमीटर। अगर एक कदम में 4 सेंटीमीटर बढ़ेगी, तो इन 3 कदम पे लंबाई कितनी बढ़ेगी? एक की वैल्यू 4 है, तो 3 की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर बढ़नी चाहिए। यानी कि मेरे प्यारे भाई, ऊपर से नीचे तक जब आप 3 कदम चलोगे, तो आपकी लंबाई 29 सेंटीमीटर से 12 बढ़नी चाहिए। 29 + 12 आ जाएगा 41 सेंटीमीटर। डायरेक्ट आंसर 29 + 12 41। ये रहा ऑप्शन नंबर ए। बताओ, इससे आसान कोई तरीका है करने का? बताओ। अच्छा कपिल कांटीवाल जी, समझ में आया? बताइए मेरे भाई, समझ में आया? कैसा लगा ये तरीका आपको दोस्त? ठीक है जी, जबरदस्त है ना? बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड। नीचे से भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ ये होती है जी सीट एंड। अब हम करेंगे इसके आगे ज्योमेट्री की शीट नंबर 2। शीट नंबर 2 में मेरे प्यारे भाई, यहां पर 59 सवाल हैं। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, यहां से हम आगे चलिए। ज्योमेट्री की शीट नंबर 2, शीट 2। शीट 2 में हम पहला टाइप करेंगे मेरे भाई, ट्राइंगल के एंगल्स वाले सवाल। त्रिभुजों के एंगल्स वाले जो सवाल आते हैं मेरे भाई, त्रिभुज में कुछ कुछ एंगल दे देगा, उसमें आपसे कोई एंगल ही पूछेगा मेरे भाई। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आप बोलोगे यस सर, हम बिल्कुल समझ रहे हैं। ट्राइंगल के एंगल्स वाले सवाल, त्रिभुजों के एंगल वाले सवाल। देखो, कुछ चीजें मैं आपको पहले से पढ़ा चुका हूं कि किसी ट्राइंगल के, कोई भी ट्राइंगल बनाया जाए, उसके तीनों एंगल को जोड़ के 180 डिग्री आएगा। इन तीनों एंगल को जोड़ के 180 डिग्री आएगा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। मैं ये भी पढ़ा चुका हूं कि किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड बराबर हैं, तो उन दोनों साइड के जो अपोजिट एंगल है वो भी बराबर होंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल। मैं आपको ये भी पढ़ा चुका हूं कि किसी भी ट्राइंगल में अगर आप एक्सटीरियर एंगल खींचते हैं, एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू, ये एक्सटीरियर एंगल है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। यानी कि ये एंगल अल्फा है, ये थीटा है, तो एक्सटीरियर एंगल अल्फा प्लस थीटा। ये कंसेप्ट ट्राइंगल के ही हैं,
लेकिन ज्योमेट्री की पहली शीट में ही मैं इनको बता चुका हूं, है ना। ये तीनों कंसेप्ट तो आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। हमें इससे आगे की चीजों को पढ़ना है ज्योमेट्री की सेकंड शीट में, है ना। पहला टाइप है त्रिभुजों के एंगल्स वाले सवाल, ये मैं समझा चुका हूं मेरे दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से। आगे आ जाइए, ज्योमेट्री की शीट 2 का पहला क्वेश्चन, ये बताओ। सीजीएल 2024 प्री के पेपर में आया है। सवाल यह है, ट्राइंगल एबीसी की साइड बीसी को पॉइंट डी तक बढ़ाया गया है। AC बराबर BC, एंगल BAC बराबर 70 डिग्री है। तो पूछा है 2.5 टाइम्स ऑफ एंगल ACD माइनस 1.5 टाइम्स ऑफ एंगल ABC। इसका मान आपसे पूछा है, बताओ जी कौन करेगा, जल्दी से कौन करेगा। ट्राइंगल ABC की साइड BC को D तक बढ़ाया गया है। तो भैया हमने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया इस तरीके से। चित्र आपको बनाना पड़ेगा तो ही पता चल पाएगा कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। भाइयों हमने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया है, त्रिभुज ABC। यहां साइड BC को D तक बढ़ाना है कि BC को D तक बढ़ाना है। AC बराबर BC है, हमने साइड BC को ये आगे बढ़ा दिया, ये पॉइंट D तक, ये पॉइंट D तक बढ़ा दिया। BA इसको मिला भी देते हैं ना मेरे भाई, इसको मिला भी देते हैं यहां से, ठीक है जी। अच्छा, एक एक चीज पढ़िए। AC बराबर BC, जो लंबाई AC की है सेम वही लंबाई BC की भी है। उसके बाद एंगल BAC 70 डिग्री, ये वाला जो एंगल है ये 70 डिग्री का है। BAC 70 डिग्री का है। पूछा गया है कि एंगल 2ACD का 2.5 गुना माइनस ABC का 1.5 गुना। तो आपसे जो पूछा है एंगल ACD यानी कि ये वाला एंगल, इस एंगल का 2.5 गुना माइनस एंगल ABC का 1.5 गुना। बताओ जी क्या आंसर है। इससे आसान तो कोई सवाल दुनिया में है ही नहीं, ठीक है। ट्राइंगल ABC की साइड BC को बढ़ाया गया पॉइंट D तक। AC जो है वो BC के बराबर है, BAC 70। भाई ये अगर मैं ट्राइंगल ABC को देखूं तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें दो साइड बराबर हैं, AC BC। अगर इस भुजा BC के सामने 70 डिग्री है तो इस भुजा के सामने ये भी 70 डिग्री का ही आएगा। अब बताओ ये 70 डिग्री है, 70 डिग्री है, तो ये इस ट्राइंगल का, ट्राइंगल ABC का एक्सटीरियर है 140 डिग्री, ये एंगल 140 डिग्री का आ जाएगा। कुछ भी नहीं बचा सवाल में। ACD 140 डिग्री है तो 140 डिग्री का 2.5 गुना माइनस 1.5 गुना करना है किसका, ABC का। ABC 70 डिग्री है तो ABC 70 है, 70 का 1.5 गुना, खेल खत्म। 140 का 2.5 गुना 280 और 70 350 और माइनस 70 का 1.5 गुना 105 डिग्री। घटाइए तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, यह आ जाएगा 245 डिग्री। पहला ऑप्शन प्री के पेपर में आया था सवाल, 230 नहीं 245 डिग्री आ जाएगा। कर पाओगे, ये लेटेस्ट प्री के पेपर का सवाल है। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों। थ्योरम नंबर 1, ज्योमेट्री सेकंड शीट, थ्योरम नंबर 1। देखो मेरे भाई, अगर आप थ्योरम का स्टेटमेंट रटोगे छोटे बच्चे की तरह तो याद नहीं रहेगा ना सवाल होंगे। हमें थ्योरम के बेसिक कंसेप्ट को समझना है, उसकी फिगर को समझना है, उसके बाद उस पर प्रैक्टिस करनी है, तब आपको याद रहेगा मेरे भाई। रटने से काम नहीं होता। मान लीजिए मेरे भाई हमने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया। मान लीजिए मैंने आपके सामने बच्चों एक ट्राइंगल बनाया है इस तरीके से, ट्राइंगल ABC। मान लीजिए मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया है स्टूडेंट, ट्राइंगल ABC। कोई भी त्रिभुज आप बना लीजिए, ट्राइंगल ABC। अब आपको मेरे प्यारे भाई दो लगातार एंगल लेना। आप कोई भी एक साइड ले लीजिए। मान लिया कि मैंने ट्राइंगल ABC की ये वाली साइड ले ली, मैंने त्रिभुज ABC की ये भुजा ले ली मेरे भाई, ये भुजा BC। अब इस भुजा पर दो एंगल है, एक एंगल B है, दूसरा एंगल C है। आप कोई भी ट्राइंगल बना लीजिए, उसकी हर साइड पर दो एंगल हैं, हर भुजा पर दो कोण हैं। एक एंगल का आपको इंटीरियर बाइसेक्टर खींचना है
और दूसरे एंगल का एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचना है। मैंने इस एंगल बी का इंटीरियर बाइसेक्टर खींचा, इंटीरियर बाइसेक्टर। मैंने इस एंगल बी का इंटीरियर बाइसेक्टर खींचा मेरे प्यार भी, इंटीरियर बाइसेक्टर यानी कि आंतरिक कोण समद्वि भाजक खींचा, इंटीरियर बाइसेक्टर एंगल बी का। मेरे भाई ये एंगल सी है, आप यहां पे साइड को आगे बढ़ाओ मेरे दोस्तों, आगे बढ़ाने से बनेगा ये एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स सी। ये वर्टेक्स सी पर एक्सटीरियर एंगल है, ये वर्टेक्स सी पर मेरे दोस्तों, शीर्ष सी पर बाह्य कोण है, बाह्य कोण। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। आपने वर्टेक्स सी पे जो ये एक्सटीरियर एंगल है, आपने इस एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर खींचा, आपने इस एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर खींचा, एक्सटीरियर एंगल का। वर्टेक्स सी पे जो एक्सटीरियर एंगल है, आपने इस एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर खींचा मेरे भाई। क्या आप मेरी बात को समझ गए? मान लीजिए कि आपके पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की ये भुजा बीसी है, इस साइड पर दो एंगल हैं। एक एंगल का इंटीरियर बाइसेक्टर खींचना है, दूसरे वाले का एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचना है। ये ट्राइंगल है, एक एंगल का तो इंटीरियर और दूसरे वाले का एक्सटीरियर, ये दोनों बाइसेक्टर खींचने जो समद्वि भाजक कर दें, और ये कहीं ना कहीं मिलेंगे जरूर, काटेंगे जरूर। मान लीजिए कि ये दोनों यहां पॉइंट डी पर काट रहे हैं, ये पॉइंट डी पर काट रहे हैं, तो मेरे दोस्तों थ्योरम ये है कि ये वाला जो एंगल होगा बीडीसी, ये वाला जो एंगल होगा प्यारे बच्चों एंगल बीडीसी, इस एंगल की जो वैल्यू होगी, जो आपका तीसरा एंगल बचा, जो आपका तीसरा एंगल बचा एंगल बीएसी यानी कि एंगल ए, एंगल ए का आधा होगी मेरे भाई। ये डायरेक्ट थ्योरम है, इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए प्यारे बच्चों। पहले अपनी कॉपी में चित्र बनाओ, चित्र बना के इसको लिखो और फिर इसको याद करो। कैसे याद रखना है कि हम एक ट्राइंगल की सेम साइड पर एक एंगल का इंटीरियर बाइसेक्टर खींचेंगे, आंतरिक कोण समद्वि भाजक, दूसरे का खींचेंगे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, दूसरे का बाह्य कोण समद्वि भाजक खींचेंगे। एक का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, दूसरे का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, दोनों एक दूसरे को यहां काटेंगे, तो ये जो एंगल बनेगा बीडीसी, ये तीसरा वाला जो एंगल है मेरे भाई ट्राइंगल का, जिसको नहीं छेड़ा गया है, तीसरे एंगल ए का आधा होगा बच्चों, तीसरे एंगल ए का आधा होगा। ये थ्योरम है, इस पे डायरेक्ट सवाल पेपर में आता है। अगर आपको थ्योरम याद है तो मात्र 1 से 1.5 सेकंड में सवाल हो जाएगा। जैसे कि बच्चों आप लोग ये वाला सवाल देखेंगे, सवाल पढ़ो। नीचे दिए गए डायग्राम में एडी एंगल सीएबी का बाइसेक्टर है, तो भैया ये जो लाइन है एडी, ये एंगल सीएबी यानी कि इस एंगल का बाइसेक्टर है, इस एंगल सीएबी का। बीडी एंगल सीबीएफ का बाइसेक्टर है, सीबीएफ यानी कि इस वाला एंगल हो गया सीबीएफ, इस एंगल का बाइसेक्टर है मेरे प्यारे भाई ये बीडी, इस एंगल का बाइसेक्टर है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हां सर समझ में आ रही है। एंगल सी पर जो कोण बन रहा है इसका मान 34 डिग्री, ये वाला जो एंगल बन रहा है मेरे प्यारे बच्चे 34 डिग्री का है। आपसे पूछा ए डी बी, ये वाला एंगल आपसे पूछा है, ये एंगल कितने डिग्री का होगा बताइए। देखते ही पता चलेगा कि एक एंगल का हमने इंटीरियर बाइसेक्टर खींचा, दूसरे का सेम साइड पे एक्सटीरियर बाइसेक्टर, 34 है तो 34 का आधा होगा 17 डिग्री, ये 34 का आधा 17 डिग्री है भी, और मात्र 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। देखो सवाल उसके लिए आसान है जिसने थ्योरम पढ़ी है, जिसने पढ़ी नहीं है उसके लिए तो आसान थोड़ा ना है बच्चों, ये मुश्किल है उस बच्चे के लिए। 17 डिग्री आंसर है, 34 है तो ये वाला एंगल 34 का आधा हो जाएगा। आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो, हालांकि प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, ना पेपर में आपसे पूछा जाएगा। देखो ज्योमेट्री में हर एक थ्योरम का प्रूफ है, आप हर थ्योरम का प्रूफ सीख सकते हो, वो आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ठीक है, लेकिन पेपर में उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। ना ही मैं आपको हर थ्योरम का प्रूफ समझाऊंगा। प्रूफ क्या है मेरे भाई? किसी थ्योरम का जो प्रूफ है वो एक मैथमेटिकल प्रोसेस है, एक मैथमेटिकल प्रोसेस है जिससे एक फॉर्मूला सिद्ध होता है। आपको उसी थ्योरम का प्रूफ पढ़ना है, और मैं उसी थ्योरम का प्रूफ इस बैच में पढ़ाऊंगा जिसके प्रोसेस पे सवाल बनते हो,
जिस थ्योरम के प्रोसेस पे ही कोई सवाल नहीं बनता उसको पढ़ने का फायदा क्या है? आप खुद सोचो कि भाई एक फॉर्मूला को हम सिद्ध कर रहे हैं तो सिद्ध करने का एक प्रोसेस, एक तरीका होता है। उस प्रोसेस में बीच में से अगर कोई सवाल एग्जाम में आ सकता है तो हम पढ़ेंगे, वरना उसको भैया कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है जी, बेवजह का अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट मत करो। लेकिन जैसे अभी तो हमारा ज्यादा समय हुआ नहीं, स्टार्टिंग ही है, मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे प्रूफ करेंगे। आप कर सकते हो आसानी से मेरे भाई। ये बताइए बच्चे, ये बताना, ये एंगल बी का बाइसेक्टर है तो आधा आधा एंगल हो जाएगा, यानी कि एंगल बी बटे दो होगा और ये वाला एंगल भी बी बटे दो होगा। हाफ हाफ हो जाएगा एंगल बी का बाइसेक्टर, बी बटे दो, बी बटे दो। ठीक है जी, बोले कोई परेशानी? मुझे बताओ, हाफ हो जाएगा ना एंगल बी का, आधा बी बटे दो, बी बटे दो, केवल यही लिखो मेरे भाई, ये बी बटे दो है एंगल। अब जो है मेरे दोस्तों, मुझे इस ट्राइंगल पे काम करना है, मुझे ना इस ट्राइंगल पे काम करना है, इस ट्राइंगल पे है ना, इसी ट्राइंगल पे बनना है ना बीडीसी, इस ट्राइंगल पे। इस ट्राइंगल का ये जो है एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्राइंगल का ये वाला एक्सटीरियर एंगल। मुझे बताओ ये एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? ये एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? आप एक समझो, जैसे मान लीजिए कि ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये वाला एंगल है सी, सी यही वाला एंगल। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये वर्टेक्स सी का एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? ये एक्सटीरियर एंगल होगा 180 डिग्री माइनस सी, 180 डिग्री माइनस सी। क्यों? क्योंकि सीधी रेखा है, सीधी रेखा का मतलब जोड़ के 180 डिग्री आएगा। स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल होता है। अगर ये एंगल सी है इंटीरियर, तो ये क्या आएगा? 180 डिग्री माइनस सी। और मैंने इसका बाइसेक्टर कर दिया आधा आधा, 180 डिग्री माइनस सी का मैंने बाइसेक्टर कर दिया, आधा आधा कर दिया। तो आधा करो 180 डिग्री का आधा 90 डिग्री, माइनस सी का आधा सी बटे दो, ये आ गया माइनस सी का आधा सी बटे दो। यानी कि इस एंगल, ये पूरा एंगल है 180 डिग्री माइनस सी। इस एंगल के दो टुकड़े हो गए हाफ हाफ, ये वाले एंगल के दो टुकड़े हो गए मेरे भाई, ये हाफ हाफ। 180 डिग्री माइनस सी का आधा, तो ये आधा क्या आएगा मेरे भाई? ये 90 डिग्री माइनस सी बटे दो, और ये आधा आएगा, ये भी 90 डिग्री माइनस सी बटे दो। बोलो हाँ कि ना? किसी को कोई समस्या? ये भी 90 डिग्री माइनस सी बटे दो होगा ये एंगल भी, ठीक है ना? हाफ हाफ हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस सी का आधा, 180 का आधा 90 माइनस सी का आधा सी बटे दो। पर इसकी जरूरत है नहीं। अगर आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो मेरे भाई, केवल जो मैंने येलो कलर में किया है, अगर आप केवल इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो मेरे भाई, ये मैं मिटा रहा हूं, तो इस ट्राइंगल में मुझे निकालना है एंगल बीडीसी। इस ट्राइंगल में एंगल बीडीसी निकालना है मेरे भाई। क्या आप मेरी बात को समझे? बीडीसी इस ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है मेरे भाई। इस त्रिभुज को ध्यान से देखो, ये इस ट्राइंगल का, ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है 90 डिग्री माइनस सी बटे दो, बीडीसी। इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है ये 90 डिग्री माइनस सी बटे दो, ये वाला आधा, और ये मेरे दोस्तों बी बटे दो है। तो एक्सटीरियर एंगल में से ये बी बटे दो घटा दो, 90 डिग्री माइनस सी बटे दो एक्सटीरियर एंगल में से आप मेरे प्यारे भाई ये बी बटे दो माइनस कर दीजिए, आ जाएगा आपका, आ जाएगा। यहां तक किसी को भी कोई डाउट है? देखो अगर डाउट है तो आपको आगे नहीं समझाया जा सकता। कोई इतनी खास या इतनी इंपॉर्टेंट या इतनी मुश्किल चीज नहीं है कि इसको और ज्यादा इज्जत दी जाए। ये ना इज्जत है भैया, कोई इज्जत नहीं इसकी। अब आप ये जानते कि जो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल है एबीसी, ओरिजिनल ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। पर किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री। तो जो हमारा त्रिभुज एबीसी उसके तीन एंगल, एंगल ए, ये बी और ये सी, इनका सम 180 डिग्री होगा। अगर मैं दो से भाग कर दूं, यानी कि ए बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में दो से डिवाइड करो, अलग अलग डिवाइड करेंगे, ए बटे दो, बी बटे दो, सी बटे दो, बराबर क्या आएगा? 180 बटे दो। 180 बटे दो क्या आएगा बच्चे? 90 डिग्री। 90 डिग्री आ जाएगा। तो आप एक बात बताओ, ये आ गया मेरे भाई, अगर ये b बाई टू प्लस सी बाई टू को राइट साइड में ले जाया जाए, अगर इस b बाई टू प्लस सी बाई टू को राइट साइड में ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस बी बटे दो माइनस सी बटे दो, किसके बराबर बचेगा? किसके बराबर बचेगा? a बटे दो के बराबर बचेगा, a बटे दो के। और यही थ्योरम लिखी है मैंने, यही लिखा है, बोलो यही लिखा है कि नहीं?
अगर b/2 प्लस c/2 को राइट साइड में ले जाए मेरे भाई, राइट साइड में, तो ये 90 डिग्री माइनस b/2 माइनस c/2 किसके बराबर आ गया है? इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई? a/2 के बराबर आ गई। यही तो लिखा मैंने, यही तो लिखा है। समझ में आया? क्या ऐसे भी सोच सकते हैं कि 90 डिग्री की जगह आप a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 रख दो। इस 90 डिग्री की जगह रख दो आप a/2 प्लस b/2 प्लस c/2, b/2 c/2 कट जाएगा, a/2 बचेगा। ऐसे भी सोच सकते। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो बेटा आप फॉर्मूला रट लीजिए और इसको स्किप करिए, कोई जरूरत नहीं इसकी। आओ और सवाल करेंगे इसी फॉर्मूला पे, ये वाला सवाल करके बताएंगे। सवाल नंबर है तीसरा। 4 सवाल है इस फॉर्मूला पे, चारों ही प्रीवियस ईयर के। ये बताओ सीपीओ 2023 के एग्जाम का करके दिखाइए, जल्दी से, जल्दी से करके दिखाइए, जल्दी से सवाल करके दिखाओ। PQR एक ट्राइंगल है, इंटीरियर एंगल Q और बाह्य कोण R के बाइसेक्टर S पर मिलते हैं। हालांकि इस सवाल में डायग्राम तक बनाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम तक बनाने की, अगर आपने थ्योरम को अच्छे से समझ लिया है। मान लीजिए कि ये PQR एक ट्राइंगल है, सवाल में बोला है बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल Q, एंगल Q का इंटरनल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नल एंगल R, और ये एक्सटर्नल एंगल R का जो बाइसेक्टर है, एंगल Q का इंटरनल बाइसेक्टर और एंगल R का एक्सटर्नल बाइसेक्टर, ये यहां काटते हैं पॉइंट S पर। ये जो एंगल है QSR, ये एंगल 40 डिग्री का है। तो आपसे पूछा है P क्या होगा? भाई ये जो एंगल बनेगा 40 डिग्री, एंगल P का आधा होगा, यानी कि एंगल P होगा 40 का दुगुना 80 डिग्री। 80 डिग्री आ गया सीधा, 80 का आधा 40 डिग्री, ये आएगा। खत्म। नेक्स्ट अगला सवाल लीजिए बच्चे। अगला सवाल है यहां पर चौथा, करो। ट्रायंगल ए बी सी की साइड BC को D तक बढ़ाया गया है। मैंने आपके सामने इस तरीके से बच्चों, सॉरी, हमने आपके सामने इस तरीके से ट्रायंगल बना लिया है। ट्रायंगल ABC, बढ़िया ट्रायंगल है, गोरा। हाँ जी बच्चों बताओ। ट्रायंगल ABC की साइड BC को बढ़ाया गया D तक, तो हमने साइड ABC की भुजा BC को D तक बढ़ाया। एंगल ABC और ACD के बाइसेक्टर E पर मिलते हैं, तो ये वाला जो एंगल है ये ABC होगा, इस एंगल का बाइसेक्टर, और ये एंगल ACD होगा, इस एंगल का बाइसेक्टर। ये दोनों बाइसेक्टर कहां मिल रहे हैं? पॉइंट E पर मिल रहे हैं। तो अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये एंगल B का इंटीरियर बाइसेक्टर, ये एंगल C वर्टेक्स का एक्सटीरियर बाइसेक्टर, एक्सटीरियर हो गया। सवाल में कहा गया है कि ये वाला जो एंगल बन रहा है BEC, ये वाला एंगल है 35 डिग्री का बंधु। तो आपसे पूछा है ABC बताओ, ये ABC क्या होगा? AB और AC बराबर है, साइड में ये भी कहा गया है कि AB और AC बराबर है। ये जो साइड AB है और ये जो AC है, ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये भी कहा गया। ये इंपॉर्टेंट अलग से कहा गया है। हमें बात जानते हैं मेरे दोस्त कि अगर ये 35 डिग्री है, एक एंगल का इंटीरियर दूसरे का एक्सटीरियर है, तो ये कितने का आएगा? 70 डिग्री का आएगा। अगर मैं ध्यान से देखूं ट्राइंगल ABC को, तो ये ट्राइंगल आइसोसेलेस हो गया। दो साइड बराबर तो दो एंगल बराबर, यानी कि जो एंगल B की वैल्यू आएगी वही एंगल सेम टू सेम C की वैल्यू भी आएगी। अगर ये 70 डिग्री है तो बाकी दोनों एंगल कितने बचे? बाकी दोनों एंगल का सम आएगा 110 डिग्री, और बाकी दोनों एंगल बराबर होंगे, आधा आधा, इक्वल इक्वल 55 डिग्री। तो एंगल B भी 55 आएगा और ये इंटीरियर C भी 55 आएगा, तो ABC 55 डिग्री का हो जाएगा। खेल खत्म, सब बच्चे का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट, और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर टाइप चेंज करूंगा। सवाल है आपके सामने बच्चों 5वां, बनाएं। आपके सामने एक डायग्राम दिया है, ये मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। इस डायग्राम में AF एंगल BAC का बाइसेक्टर है।
ये जो लाइन है ए एफ एफ, ये है ना, ये लाइन एंगल ए का बाइसेक्टर, एंगल बी ए सी का। सीडी जो है एंगल बीसीए का बाह्य कोण समद्विभाजक। देखो ये एंगल है बीसीए, ये एंगल बीसीए है, ये वाला एंगल। अब इस एंगल का एक्सटीरियर तो ये आएगा, यही बोला है एंगल बीसीए का बाह्य कोण, एक्सटर्नल बाइसेक्टर, यानी कि ये सीडी इस एंगल सी का एक्सटीरियर बाइसेक्टर। एक्सटीरियर बाइसेक्टर मतलब पहले आप इसको आगे बढ़ाओ, पहले एक्सटीरियर एंगल बनेगा, फिर उसको बाइसेक्टर करो। समझ में आ गई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। पूछा थीटा का मान क्या होगा। अब ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा है, 60 डिग्री, ये बताओ। तो मेरे भाई पहले तो इसको थ्योरम को कंप्लीट कर लो, आप इसको आगे बढ़ा लीजिए मेरे दोस्तों। मान लीजिए आगे बढ़ाने पर यहां मिल रहे हैं पॉइंट पी पर। हमें बात जानते हैं कि अगर किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल का इंटीरियर दूसरे का एक्सटीरियर खींचा जाए सेम साइड पर, ये एंगल थीटा है, ये थीटा है, तो ये जो एंगल बनेगा थीटा बटे 2 बनेगा, थीटा बटे 2 बनेगा। यहां मेरे दोस्तों चित्र में ये एंगल थीटा बोला गया, तो ये एंगल भी थीटा आएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण, ये थीटा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, केवल ये छोटा सा ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल में मुझे दो एंगल पता है, एक थीटा, दूसरा थीटा बटे 2, और ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर है 60 डिग्री। बच्चों गौर से देखा जाए तो ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर 60 डिग्री, तो इस ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, यानी कि थीटा प्लस थीटा बटे 2 बराबर 60 डिग्री। तो यहां से आ गया 3 थीटा बाई 2 बराबर 60। ठीक है बच्चे, अब 3 से जो है आपका 60 खुद 20 बार कट जाएगा, 20, और यहां से थीटा आ जाएगा 40 डिग्री, तो 20 दूनी 40 डिग्री सवाल का आंसर है बच्चे। बात खत्म, ऑप्शन नंबर ए 40। ज्योमेट्री का कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट तो बेटा सिमिलैरिटी, राइट एंगल ट्राइंगल और सर्कल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। खत्म बच्चों, क्या अब आप इस थ्योरम के सवाल कर लोगे? बच्चों क्या अब आप इस थ्योरम के सवाल कर लोगे? अब मैं आपके सामने सेकंड थ्योरम बता देता हूं, यह भी छोटी सी थ्योरम है। मान लीजिए कि बच्चों मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाता हूं, मान लीजिए स्टूडेंट हम आपके सामने एक ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल बना रहे हैं, ये ट्राइंगल है ए बी सी। बच्चों मान लीजिए मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया ए बी सी, ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर। यहां पे आपको ये दो एंगल दिखाई दे रहे हैं, एक एंगल आपको बी दिख रहा है, दूसरा एंगल आपको सी दिख रहा है। मैंने डायग्राम इस तरीके से बनाया है कि यहां एंगल बी जो है वो एंगल सी से बड़ा है, एंगल बी जो है वो एंगल सी से बड़ा है। समझ में? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक चीज होती है मेरे दोस्तों एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड या हाइट या ऊंचाई, एक ही बात है, हिंदी में इसको कहते हैं ऊंचाई या शीर्ष लंब। ऊंचाई बोलो, शीर्ष लंब बोलो, एक ही बात है मेरे भाई, शीर्ष लंब, सब एक ही मतलब है। बताओ बच्चों क्या होता है, बताओ। देखिए भाई, किसी ट्राइंगल में बेसिकली 3 साइड होती हैं, किसी ट्राइंगल में बेसिकली 3 भुजाएं होती हैं, तो 3 भुजाओं पर 3 हाइट हम लोग डाल सकते हैं। मान लीजिए मेरे भाई ये ट्राइंगल ए बी सी है भाई, ये साइड है बीसी, ये जो साइड है ये साइड बीसी है। अब इस साइड बीसी के सामने कौन सा वर्टेक्स है? ए।
भाई ये ट्राइंगल बीसी, ये जो है ट्राइंगल एबीसी है, इसकी ये भुजा बीसी है। इस भुजा बीसी पर सामने वाला, बीसी के जस्ट अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? ए। तो वर्टेक्स ए से आप एक ऐसी लाइन खींचो जो इस साइड बीसी पर 90 डिग्री के एंगल पर मिले, 90 डिग्री के एंगल पर। तो ये जो लाइन होगी मेरे दोस्तों एडी, ये साइड बीसी की हाइट होगी। ये जो लाइन एडी होगी ये साइड बीसी की हाइट होगी, ऊंचाई होगी मेरे भाई। ये हाइट या एल्टीट्यूड बोलेंगे मेरे दोस्तों, समझ में आया? तो किसी भी मेरे दोस्तों साइड पर उसके सामने वाले वर्टेक्स से जब एक लाइन ऐसी खींचे जो 90 डिग्री के कोण पर मिले, तो वो लाइन कहलाती है हाइट। क्या सब बच्चों को क्लियर है कंसेप्ट? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, हाइट। ठीक है जी। बेसिकली हाइट का मतलब यह कि ट्राइंगल किन दो पैरेलल लाइन के बीच बना। जैसे ये ट्राइंगल है मेरे दोस्तों, ये ट्राइंगल है। अब यहां इस साइड के पैरेलल एक और लाइन खींच लो, तो ये ट्राइंगल जो बना है इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच बना। अगर मैं इस ट्राइंगल को ध्यान से देखूं, ये ट्राइंगल बेसिकली इस वाली और इस वाली पैरेलल लाइन के बीच में बना हुआ है। इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस यही होगी, यही होगी। इसी को हाइट कहा जाता है। तो बेसिकली हाइट का मतलब है कि ट्राइंगल की जो औकात है वो किन दो समांतर रेखाओं के बीच है, किन दो समांतर रेखाओं के बीच है। ये हाइट का मैथमेटिकल मीनिंग है ट्राइंगल की। समझ में आया? तो जैसे ट्राइंगल की अगर 3 साइड हैं तो उसके ऊपर 3 हाइट होगी, 3 साइड है तो 3 हाइट होंगी। जैसे ये वाली साइड है मेरे दोस्तों एसी, एसी के सामने वर्टेक्स बी है, तो बी से एक लाइन खींचो मेरे दोस्तों बीई, ये लाइन खींच दी मैंने बीई। तो ये क्या आएगा? ये ट्राइंगल की साइड एसी पर हाइट आ जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर। ऐसे ही ये ट्राइंगल की साइड ए बी है, भुजा ए बी के सामने वाला वर्टेक्स है सी, तो भुजा ए बी से आप यहां पे ऐसे डालो जो 90 डिग्री के कोण पर मिले, तो ये जो सी एफ है ये ट्राइंगल की तीसरी हाइट आ जाएगी। हालांकि ये 3 और यार थोड़ा ठीक से नहीं बनाया मैंने, ये ट्राइंगल की तीसरी हाइट आ जाएगी मेरे भाई, ये सी एफ 90 डिग्री। तीनों हाइट एक ही जगह काटते हैं, ट्राइंगल की तीनों हाइट एक ही जगह काटती हैं। अगर तीनों हाइट, तीनों साइड की लंबाई अलग अलग है तो तीनों हाइट की लंबाई भी अलग अलग होगी। ठीक है जी। ठीक है, तो ट्राइंगल की 3 साइड होंगी, उनके ऊपर 3 हाइट होंगी। सीएफ कहां से आ गया? ये सीएफ बेटा ट्राइंगल की भुजा ए बी के ऊपर हाइट है। अरे समझ में आ गया? बोलते नहीं है आप। बच्चों के मन में डाउट आ जाता है कि सर ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है अधिकोण त्रिभुज, ऑब्टूस एंगल अगर ट्राइंगल है तो इसकी हाइट कैसे होगी, है ना? इसकी हाइट कैसे होगी? ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, इसकी हाइट कैसे होगी? है? तो मेरे दोस्तों जैसे ये साइड बीसी है, साइड बीसी को ऊपर हाइट कैसे खींचेंगे? तो अब साइड बीसी को आगे बढ़ाओ, साइड बीसी को ये आगे बढ़ाओ। अब आगे बढ़ाने पर सामने वाले वर्टेक्स से ये हाइट आ जाएगी, ये साइड बीसी के ऊपर हाइट आ जाएगी मेरे दोस्तों, ये एडी भुजा बीसी के ऊपर ये हाइट आ जाएगी एच। समझ में आ गया? क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। तो ट्राइंगल की 3 साइड, उसके ऊपर 3 हाइट। समझ में आया? अब कंसेप्ट ये है मेरे प्यारे भाई, अगर किसी ट्राइंगल में मैंने ये 2 एंगल आपको दिखाई दे, मैंने डायग्राम ऐसा बनाया है कि यहां एंगल बी जो है बड़ा है एंगल सी से, बी बड़ा है सी छोटा है। अब देखो सेम ही वर्टेक्स से, इस वर्टेक्स से मेरे भाई, वर्टेक्स ए से
मैंने ये हाइट डाली है भुजा बीसी पर। सेम वर्टेक्स से मेरे दोस्तों मैंने हाइट डाली है भुजा एडी पर, भुजा बीसी पर मेरे दोस्तों। इस वर्टेक्स ए से मैंने साइड बीसी के ऊपर हाइट या एल्टीट्यूड खींचा है, यानी कि मेरे दोस्तों एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। आप चित्र से ही देख सकते हो मेरे भाई कि अगर एंगल भी बड़ा है तो ये जो हाइट होगी बड़े एंगल के ज्यादा नजदीक होगी, छोटे एंगल से दूर होगी। देखो भाई मान लो अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं, थीटा थीटा बराबर हैं, अगर आप इसकी हाइट खींचोगे तो हाइट बिल्कुल बीचों बीच में आएगी मेरे भाई, बिल्कुल बीचों बीच में आएगी। लेकिन प्रॉब्लम है कि अगर एंगल बी बड़ा है सी छोटा है तो ये जो हाइट है हमेशा बड़े एंगल के ज्यादा नजदीक है, छोटे एंगल से दूर है। आपको चित्र से ही दिख रहा है, समझ में आ गया? आप बोलोगे यस सर। तो मेरे दोस्तों मैंने यहां से वर्टेक्स ए से हाइट डाला है, उसके बाद सेम ही वर्टेक्स से, सेम वर्टेक्स ए से आपको एंगल बाइसेक्टर खींचना है। तो एई इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ, एई इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, यानी कि एई जो है एंगल बी ए सी का बाइसेक्टर है। अब इसको भूल जाओ, मान लो जैसे ट्राइंगल बनना है, ट्राइंगल बी ए सी, तो ये वाला तो एंगल ए है ना, ये वाला जो है कंप्लीट एंगल ए है। इस एंगल का मैंने एंगल बाइसेक्टर खींचा, एंगल बाइसेक्टर यानी कि एक ऐसी लाइन जो एंगल ए के दो बराबर टुकड़े कर दे। तो मैं एक ऐसी लाइन खींचनी है मेरे दोस्तों एई जो इस एंगल ए के दो इक्वल टुकड़े कर दे। ये लाइन आ गई मेरे दोस्तों यहां से एई। तो ये जो है प्यारे बच्चों ये एई एंगल ए का बाइसेक्टर है, ए इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ बीएसी। यानी कि मेरे भाई हमने एक ट्रायंगल में सेम वर्टेक्स से हाइट खींची है और सेम ही वर्टेक्स से एंगल बाइसेक्टर खींचा है उस एंगल का। एक त्रिभुज के अंदर सेम ही वर्टेक्स से हाइट डाली गई है, सेम ही वर्टेक्स से उस एंगल का बाइसेक्टर खींचा गया है, जिसे बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। ये ए क्या है? ये एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा एंगल ए का। समझ में आ गया? आप बोलोगे यस सर समझ में आ गया है। तो मेरे दोस्तों इनके बीच में ये वाला एंगल बन रहा है कि नहीं? इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल बन रहा है। आप बोलोगे हाँ सर ये एंगल बन रहा है एंगल डी ए ई, ये एंगल इनके बीच में बन रहा है एंगल डी ए ई। तो इसकी जो वैल्यू होती है मेरे भाई, जो बेस पे दो एंगल बने बी और सी, जो बेस पे दो एंगल बने इनके डिफरेंस का आधा होती है एंगल बी माइनस एंगल सी बटे दो। इस एंगल डी ए की जो वैल्यू है, जो बेस पे दो एंगल बनेंगे इनके डिफरेंस का आधा होगी एंगल डी ए बराबर एंगल बी माइनस एंगल सी बटे दो। समझ में आ गया? क्या आपको समझ में आ गया? ठीक है दोस्त, ये थ्योरम है, इसको याद कर लीजिए कॉपी में। समय हो गया है, इस पे सवाल मैं आपको कल करा दूंगा। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, विश्राम छोड़ते हैं। कॉन्सेप्ट ये कि ट्रायंगल में सेम वर्टेक्स से हाइट डाली जाए, सेम वर्टेक्स से एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा, ये बेस पे जो दो एंगल हैं बी और सी, इनके डिफरेंस का आधा होगा।